हेलो दोस्तों, मास्टर गोल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में मंत्री परिषद। भारत के जो संसद में मंत्री परिषद होते हैं उनके क्या अहम रोल है, वो क्या काम है, आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ये किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 74 का 1 में यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्ति के प्रयोग से सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। संघ मंत्रिमंडल में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है तथा राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल के देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही संघ का शासन संचालित होता है। मतलब मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति की सलाह से और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति तय करते हैं मंत्री परिषद को, ठीक है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में इसके बारे में दिया गया है, मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के बारे में। अगला है, भारतीय के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब भी मंत्री परिषद की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन जब लोकसभा की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। अनुच्छेद 74 संघीय मंत्री परिषद का प्रावधान दिया गया, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। अगला है, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो ये किसके प्रसाद पर्यंत, मतलब अभी हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे ना। राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य होगा, राज्यसभा का सदस्य होगा, संसद का सदस्य होगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो है वो मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा को ही संसद का सदस्य कहते हैं और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनते हैं। तो राष्ट्रपति तो खुद अपने आप में एक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों में से किसी को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा होगा, संसद का। अगला है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है राज्यसभा में, तो अब वो क्या मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है? तो जी हाँ, वो बिल्कुल मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है और अन्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहले लोकसभा को हम जब चुनते हैं, लोकसभा जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो लोकसभा में सांसद जाते हैं वो सांसद मिलकर अपना एक प्रधानमंत्री बनाते हैं और उस प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति जब नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री जिसको जिसको कहेंगे राष्ट्रपति उसको उसको मंत्री परिषद में शामिल कर लेंगे। ये ऐसा कहने की बात है, ये सब का पार्टी की जब पार्टी होती है ना, पार्टी के जो पार्टी होती है उसमें ये सब डिस्कस पहले कर लिया जाता है कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से सबको दे दिया जाता है और राष्ट्रपति सबको शपथ दिला देते हैं। अगला है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? मतलब संसद का कोई व्यक्ति, कोई संसद है का व्यक्ति है, कोई सांसद है जो उसने चुनाव के लिए उठा और लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गया, ठीक है, तो अब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो अगर उसको मंत्री परिषद दे दिया गया है, मंत्री बना दिया गया है, तो वो सिर्फ 6 महीना तक रहेगा।
6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी एक मंत्री का सदस्य होना पड़ेगा, या तो लोकसभा का सदस्य हो या तो फिर राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए। तो 6 महीने के अंदर अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसका उसका जो मंत्रालय है अपने आप चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी है, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो है वो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद में नहीं होते, ना ही उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है वो मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिमंडल में जितने भी होंगे उससे अधिक होंगे। मंत्रिमंडल में कितने, 5 या 6 होते हैं, लेकिन मंत्री परिषद में ज्यादा संख्या होती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। यह सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अगला है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, पहला जो होते हैं वो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। 3 तरह के होते हैं जो कि अनुच्छेद 74 में इसके मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है। अगला देखते हैं मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता? मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं रहता? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री भी हमने पढ़ा है, लेकिन संसदीय सचिव नहीं होते। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं मंत्री परिषद की वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? मतलब कौन सबसे बड़ा मंत्री माना जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटे जाते हैं। तो जो सबसे बड़े होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के होते हैं, उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद आते हैं उप मंत्री। तो ऑप्शन जो है ए ही में यही दिया है सिस्टम, तो यही सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से अगर किसी के प्रति व्यक्तिगत मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से अगर दे दिया, यहाँ पर ध्यान देना है, व्यक्तिगत रूप अगर है तो यहाँ पे होगा राष्ट्रपति, सामूहिक रूप है तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा। ये चीज ध्यान देना है, व्यक्तिगत के लिए राष्ट्रपति चुनना है और सामूहिक के लिए लोकसभा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत दिया है तो हम यहाँ पे राष्ट्रपति चुनेंगे और ऑप्शन ए हमारा सही होगा। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। अब संघ के मंत्री परिषद जो है उसके किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? मैंने बताया ना, संघ मंत्री परिषद, संघ के प्रसंघीय के जो होंगे मंत्री परिषद वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है। कोई मंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है और राष्ट्रपति उसके कार्यों से संतुष्ट है। अनुच्छेद 14 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्री परिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से यहाँ पे दिया है ना, सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से होंगे तो लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से होंगे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीना, अभी हमने इससे पढ़ चुका है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति का पदच्युत को विवेचित करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 70, 72, 75 या 74 या 75। तो ऑप्शन जो है 75 होगा, ये मंत्री परिषद को उसको पद से हटाने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर आधारित है? तो अनुच्छेद 74 जो 75 है वो मंत्री परिषद के आधारित है। ठीक है। अनुच्छेद 74 संघीय मंत्री परिषद का प्रावधान सामान्य 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद में 3 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और सिफारिश के कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। अगला है संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री दिया है ना, यहाँ पे होगा लोकसभा, ना कि राष्ट्रपति। व्यक्तिगत दिया होता तो राष्ट्रपति होता।
मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। ठीक है, कैबिनेट से छोटा या कैबिनेट के समान नहीं होता, कैबिनेट से बड़ा होता है। अगला देखते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। जो मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य वो कहाँ से होते हैं? जिसमें ज्यादा संख्या होती है तो लोकसभा में ज्यादा संख्या होती है तो लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ठीक है, अगला है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का जो गठन है वो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही करेंगे, बाहरी लोग नहीं करते। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री, जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं तथा मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। अगला है केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। केंद्र सरकार में राज्यपाल क्यों नामांकित करेंगे? ये गलत, ये तो गलत है। वह राज्य मंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। केंद्र की बात है, राज्य क्यों करेंगे? तो ये भी गलत है। वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करते हैं, ये भी गलत है। वो केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति यही होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री साधिकार मंत्रिमंडल में भाग लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री या उप मंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के रूप में होते हैं। अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला है तो उसके विभाग से संबंधित कोई बात चर्चा सूचित में होने पर वह कैबिनेट की बैठक में हिस्सा ले सकता है। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? हमने कल पढ़ा था कि पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किसने लाया था? जेबी कृपलानी जी ने 1963 में लाया था। ठीक है, जिसमें उनके खिलाफ 62 वोट पड़े थे और उनके साथ में 376 वोट पड़े थे, 47 वोट सॉरी। अगला है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जब भी सामूहिक बात आए तो यहाँ पे हमें किसको मारना है? तो लोकसभा। सामूहिक रूप से जब भी आए तो लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से आए तो राष्ट्रपति। यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त होगा। किसका विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का या लोकसभा का? तो मंत्रिपरिषद तब तक रहेगा जब तक लोकसभा में उसे विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए, बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तब तक बना रहेगा। विश्वास मत हटा, बहुमत हटा, सरकार गिरी, मंत्रिपरिषद गिरी। ठीक है, आजकल यही खेल चलता है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर सांसद को में पेश करना। ठीक है, मंत्रिपरिषद में जो वित्तीय कार्य होते हैं वो बजट तैयार करते हैं। हम लोग देखते हैं फरवरी की 1 तारीख को अब पेश कर दिया जा रहा है, बजट के तैयार करके संसद में पेश कर दिया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? अगर कोई मंत्री है, ठीक है, और वो राज्यसभा का सदस्य है लेकिन वो कैबिनेट में है, तो वो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। जी हाँ, ना नहीं कहना है, हाँ देना है। लेकिन वहां पे जब लोकसभा में वोटिंग पड़ेगी तो उसमें हिस्सा नहीं लेगा, वो राज्यसभा के हिस्सा लेगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता? किसी मंत्री के त्यागपत्र से, कोई मंत्री अगर त्यागपत्र, एक मंत्री के कोई त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो सरकार तुरंत गिर जाता है। प्रधानमंत्री की अभी पद से त्याग दे दिया फिर भी सरकार गिर जाएगी, और प्रधानमंत्री को पद से हटा भी दिया गया तभी भी तुरंत सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर कोई एक मंत्री क्या देहांत हो जाता है या वो अपने पद से हटा दिया जाता है या वो खुद इस्तीफा दे देते हैं तो किसी एक मंत्री से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर हो गए, क्योंकि वो मेन मुखिया होते हैं, एक ही अगर पिलर गिर गया तो सब गिर जाता है। तो ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल सही होगा।
अगला देखते हैं, मंत्री परिषद से त्याग पत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्य की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो किससे अधिक नहीं होगी? सदस्यों की कुल संख्या का 1/10, 1/15, 1 लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/15। तो यहाँ पे होता है लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं ना, संसद के सदस्य की बात नहीं है, राज्यसभा की बात नहीं है, यहाँ पे लोकसभा की बात है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो है वो मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, अगला है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो शून्य काल का जो अर्थ है वो क्या होता है? प्रश्न उत्तर करना। शून्य काल जो 12 बजे के बाद शुरू होता है और 1 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है। कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं, कम मतलब क्वेश्चन जो सवाल की संख्या होती है वो कम से कम 20 होती है इसमें। तो यहाँ पे सवाल और जवाब पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट जो पहले से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो पहले से उसमें नहीं दिए गए होते, वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसका डायरेक्ट तत्काल जवाब भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी सही होगा। अगला है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो जो वास्तविक है ना वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही मंत्री परिषद के पास होता है मेन। ठीक है, मंत्री परिषद के बाद ही मेन जो होता है कार्यकारी अधिकारी होता है। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सॉरी डी सही होगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? तो जब भी सामूहिक रूप से आए तो किसको मारना है? तो लोकसभा मारना है। व्यक्तिगत रूप से आए तो राष्ट्रपति मारना है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका होता है वो मंत्री परिषद होता है। ठीक है, जो भी संसद का वास्तविक कार्यपालिका होता है वो संसद में क्या हो रहा है, वो क्या करना है, क्या बिल पास करना है, कैसे क्या करना है, वो सब मंत्री परिषद तय करता है। अगला है, मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मंत्री परिषद निजी उत्तरदायी सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत पर, मतलब दोनों तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन जो सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में कुल 37 सदस्य थे। ठीक है, शुरू में। अगला है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो ये एकमात्र महिला वही थी जिन्होंने जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, राजकुमारी अमृता कौर को। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री कोई थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, ये याद रहे, सरदार बलदेव सिंह। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री थे सी आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, अगला है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन है? पहला कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर सिंह। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया? तो सभी लोग जानते हैं गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय मंत्री परिषद से
पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो संघ के मंत्री परिषद से कोई किसने त्याग किया था? तो सबसे पहले थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1950 में ही त्याग दे दिया था। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो ये थे राजकुमारी अमृता कौर थी, जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। इन्होंने लगभग 16 वर्ष तक इनकी सचिवता रही थी। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक, बीच में 2.5 साल नहीं थे, बाकी 28 साल तक ये मंत्री बने रहे? तो ये कौन थे? जगजीवन राम जी थे। जगजीवन राम जी को बाबूजी भी कहा जाता था। ठीक है, ये याद रहे। अगला है, सबसे कम अवधि या मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सिर्फ 5 दिन के लिए कोई मंत्री बना था, तो वो थे HR खन्ना जी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ये मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं, इसका विचार करते हैं उस पर। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। तो पहला तो गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशालय कार्य करता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशालय कार्य करता है। नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो हमारे दोनों में दोनों गलत है, तो ना तो एक ना ही दो, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद देखते हैं अगला, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें देखते हैं, इसका पहला विचार करते हैं क्या होता है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रियों की संख्या 18 थी। बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रियों की संख्या 36 है। वर्तमान में नहीं 36 है, ये शुरुआत में 36 था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। वर्तमान में 70-80 के आसपास है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करते हैं। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभाग का सृजन करता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग का सृजन करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हाँ, ये सही है। ऑप्शन 2 ही है वो हमारा, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री में से कौन रहे हैं? वीपी सिंह, आर वेंकटरमण, वाई चौहान और प्रणब मुखर्जी, ये चारों थे केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? तो सही विवरण नहीं है तो यह संसद का एक भाग है। मंत्रिमंडल संसद का एक भाग है, बिल्कुल सही है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। हाँ, मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, ये भी सही है। संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है अगर उसे मनोनीत कर दिया गया हो, या फिर उसे कुछ दिनों को 6 महीने के अंदर से कोई मंत्रालय उसके किसी संसद के किसी भी सदस्य का सदस्यता दे दी जाए, तो उसे बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है डी गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? तो मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो मंत्री परिषद जब भी रखेगा वो
विश्वास प्रस्ताव ही रखेंगे। ठीक है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। तो ये किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री दल, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 19 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। सही है। कौन सा सही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में प्रति अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए सही उत्तर उसको अच्छे से देखते हैं। 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव, ये डेटा अगस्त 2023 तक प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की संख्या को दर्शाता है, इसलिए कथन 1 सही है। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री, कथन 2 के विपरीत लाल बहादुर शास्त्री के प्रति कार्यालय वर्ष सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव सामना नहीं किया। यह इंदिरा गांधी थी जिनके कई अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है, इसलिए कथन 2 गलत है। ठीक है। अध्यक्ष को नोटिस प्रक्रिया के सदस्य द्वारा लोकसभा के सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लिखित नोटिस देना चाहिए शामिल है, इसलिए यह कथन सही है। लोकसभा विशिष्ट अविश्वास प्रस्ताव में केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो विधायी नियंत्रण का सदन विघटन जो है वो विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो एक तो सही है। दूसरा, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार आता है। ठीक है। अनुच्छेद 74 के 3 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 74 में नहीं आता। अनुच्छेद तो ऑप्शन जो है 1 2 3 हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा सामने, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या हमने पिछले भी पढ़ चुका है कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।